Hello students, welcome to E-Class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. आज की इस ई क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आपने पर्सन पढ़ा था तो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर बड़े सारे लोग पढ़े थे जिसमें इंडिविजुअल भी था, एचयूएफ भी था, पार्टनरशिप फर्म भी था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ऐसे में आज जो हम दो लोगों की असेसमेंट सीख रहे हैं वो कौन कौन सी है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नॉर्मली इन दोनों की असेसमेंट के जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के अंदर वो एक ही चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और आज हम सीखेंगे असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। चलिए सबसे पहले तो ये मतलब समझते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्या होता है। अब चूंकि आप पर्सन की डेफिनेशन को समझ चुके हैं, 8 तरह के लोग हैं। अब एक या दो तरह के पर्सन्स मिलके अगर कोई व्यापार करते हैं तो हम उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कैसे? When two or more persons associate themselves for managing a property for the purpose of producing income। क्या हो गया कि when टू और मोर पर्सन के अंदर एक इंडिविजुअल हो गया, एक एचयूएफ होगी, या एक इंडिविजुअल हो गया, एक पार्टनरशिप फर्म होगी, या एचयूएफ इंडिविजुअल, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ कंपनी। तो ऐसे करके कोई से भी दो पर्सन्स हो सकते हैं जो एक प्रॉपर्टी को मैनेज करके इनकम को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। When there is a combination of persons formed for the promotion of joint enterprises, कि जब दो तरह के लोग एक joint enterprises को प्रमोट करने का काम करते हैं तो हम वो कहते हैं कि वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। प्रोवाइडेड दैट, वैसे तो दो तरह के पर्सन कोई से भी हो सकते, सपोज दो इंडिविजुअल मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, तो क्या पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट अ एचयूएफ फर्म, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। भाई वो जो नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की आई है वो क्या नहीं है? वो एचयूएफ भी नहीं है, वो फर्म भी नहीं है, वो कंपनी भी नहीं है और वो लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। तो ये क्या थी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की। अब पर्सन्स के अंदर आपने एक नाम पढ़ा था, सबसे पहला कौन था? इंडिविजुअल। जब पर्सन के अंदर और तरह के पर्सन्स नहीं, सिर्फ दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलके काम करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स के अंदर सिर्फ व्यक्ति, जो पर्सन नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल्स। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स associate themselves to earn income provided there should not be an agreement to form a partnership firm। ये देखो बड़े अच्छे से क्लियर किया गया है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम तो करते हैं लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते। जब पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाएंगे तो इस तरह के व्यापार में जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर काम करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब आपको दोनों वर्ड्स का मतलब बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है। अब देखते हैं इनकी असेसमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ ए मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई। अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर एओपी बोलूंगा और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को मैं क्या बोलूंगा? बीओआई। भाई अगर इसके मेंबर्स हैं तो उनके शेयर की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट से स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं क्या है। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन पेड टू एनी मेंबर for the previous year shall be deducted from the income of AOP BOI, the balance ascertained and apportioned among the members। देखो क्या होगा कि मेरी सपोज इनकम है 5 लाख की और 5 लाख में से कुछ इंटरेस्ट का पार्ट देना है मुझे मेंबर्स को, कुछ सैलरी का पार्ट देना है, कुछ कमीशन का पार्ट देना है, कुछ रेम्युनरेशन का पार्ट देना है। तो वो उनको उस टोटल इनकम में से घटा दिए जाएंगे और जो बचेगा उसको एओपी या बीओआई के मेंबर्स में उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट दिया जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? इफ द अपोर्शन इज प्रॉफिट, यानी जो हमारा
इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन काटने के बाद जो बचा है वो क्या है? अगर प्रॉफिट है। Any interest, salary, commission and remuneration paid to the members by AOP BOI shall be added to the amount. The result shall be treated as members' share in the AOP and BOI. देखो पहले 5 लाख में से क्या किया मैंने? इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन सब घटा दिया। जो बचा उसको अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दिया। बांटने के बाद जिसका जो इंटरेस्ट है वो उसके शेयर में जोड़ दिया, अगर किसी की सैलरी है तो वो उसके शेयर में जोड़ दी, और जो किसी का कमीशन है तो वो उस रिस्पेक्टिव मेंबर के शेयर के अंदर जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो बनेगा वो हर मेंबर का जो है वो हिस्सा होगा एओपी और बीओआई के अंदर। अब सपोज अगर वो प्रॉफिट नहीं होता, वो क्या होता है? लॉस। इफ द अमाउंट अपोर्शन इज लॉस, any interest, salary, commission or remuneration paid to the member by AOP BOI shall be adjusted against the amount and the result shall be treated as the member share in AOP और BOI। अब क्या कि अगर वो लॉस होगा तो लॉस का शेयर ए बी सी का आ जाएगा, उसके अंदर अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो वो जोड़ दी जाएगी, सैलरी की इनकम है वो जोड़ दी जाएगी, रेम्युनरेशन की इनकम है वो जोड़ दी जाएगी। तो जोड़ने के बाद जो बचेगा ना, उस लॉस के एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो मेंबर्स शेयर इन एओपी या बीओआई होगा। और उसके बाद क्या? द शेयर ऑफ मेंबर इन द इनकम और लॉस ऑफ एओपी बीओआई बी अपोर्शन्ड अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इन द सेम मैनर in which the income and loss of AOP BOI has been determined under each head of income। अब उसके बाद जो एओपी और बीआई के जो अलग अलग हेड्स की इनकम का टोटल होगा उनको बिल्कुल वैसे ही डील करेंगे जैसे हम इंडिविजुअल्स की इनकम को डील करते हैं, या जो भी इंडिविजुअल ना हो, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसमें सपोज कंपनी है तो कंपनी के अंदर जो कंपनी का शेयर एओपी या बीओआई के अंदर जैसे हम नॉर्मल उनकी असेसमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और अलग अलग हेड्स की इनकम को जोड़कर उनकी अलग अलग टैक्सेबल इनकम बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स व्हेन द शेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ एओपी और बीओआई इज अननोन। अब हमें क्या करना है? असेसमेंट तो करनी है एओपी और बीओआई की। अब करनी तो है, लेकिन करने के अंदर चूंकि हम देख चुके हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने पढ़ा था तो कहीं पर तो वो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होती है तो उसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं। ओके, वो तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए हम उस चीज को समझ लेते थे। अब हमें एक एओपी या बीओआई मिली जिसके अंदर पार्टनर्स तो थे, पर्सन्स तो थे, वो काम भी कर रहे थे, वो इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो है वो हमें पता नहीं था, या उन पर्सन्स ने या उन मेंबर्स ने या उन इंडिविजुअल्स ने अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो असेसिंग ऑफिसर को नहीं बताया तो हमारे लिए वो अननोन है, और अननोन के केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? द टैक्स शैल बी चार्ज ऑन इट्स इनकम एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स। तो भाई ऐसे केस में एओपी या बीओआई की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो किस रेट से लगेगा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स, यानी जो हमारी टैक्स स्लैब के अंदर सबसे बड़ा रेट है और वो कौन सा है? यस, 5 है, 20 है और 30 है, तो सीधा 30% टैक्स हम एओपी या बीओआई के ऊपर लगा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है क्या? इफ द टोटल income of any member of such AOP or BOI is charged at the rates higher than the maximum marginal rate, the tax shall be charged on the income of such AOP or BOI at such higher rates। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक आधी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक आधी एंटिटी ऐसे निकल आती है जिसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज्यादा का टैक्स लग रहा है, तो एओपी या बीओआई के ऊपर उस सच हायर रेट से भी टैक्स लगाने की प्रोविजन दी गई है। तो इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर आप एओपी या बीओआई में डील कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को असेसिंग ऑफिसर को जरूर बता दीजिए। अदरवाइज ये देखिए जी, या तो आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा, या आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई इस तरह का पर्सन है जिसके ऊपर नॉर्मली उससे भी ज्यादा टैक्स लगता है, तो उससे ज्यादा टैक्स एओपी या बीओआई के ऊपर आपको देना पड़ सकता है। फॉर
example, where any non-domestic company is a member of AOP, the total income of AOP shall be charged at the rates applicable to that company. अब इसके ऊपर क्या होता है, कई बार इस तरह के केसेस के अंदर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज्यादा का टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में अगर वो पर्सन हमारी टोटल AOP का हिस्सा है तो AOP के ऊपर भी उस हायर रेट से टैक्स चार्ज होगा। अब ये तो थी when the members share is unknown. Now question comes, computation of tax where the share of member of AOP BOI is known. जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोन होते हैं तो नोन के केस में क्या क्या केस आएंगे, where none of the member is liable to pay tax. अब क्या है कि भाई मेरी AOP या BOI की इनकम तो है, लेकिन जो हमारी AOP या BOI को छोड़ के हमारी पर्सनल इनकम है वो इतनी कम है कि कोई भी मेंबर टैक्स नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में AOP और BI shall pay tax at the rates applicable to individual और normal rates। कि जब क्या होगा, जो मेरे members of AOP या BOI हैं वो AOP या BOI की इनकम को छोड़कर बाकी अगर उनको कोई और इनकम हो रही है वो इतनी कम है कि उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं दे रहे, तो AOP या BOI के ऊपर भी हम नॉर्मल टैक्स देंगे, यानी नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे जैसे कि एक इंडिविजुअल के ऊपर लगता है। और क्या जी, वेयर द मेंबर्स आर लायबल टू पे टैक्स, जब क्या होता है कि मेंबर्स अपनी पर्सनल इनकम्स के ऊपर जो उनकी हैं वो उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स दे रहे हैं, यानी उनके 5, 20 और 30 के रेट से अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर अगर वो टैक्स दे रहे हैं, उनकी इनकम अगर इतनी ज्यादा है तो क्या होगा, AOP BOI shall pay tax at maximum marginal rate। तो ऐसे केस में जो AOP या BOI है उसकी इनकम के ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा। और उसके बाद क्या, वेयर द मेंबर इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट्स हायर देन MMR, यानी अगर कोई एक मेंबर है AOP का जो MMR से भी ज्यादा रेट पे टैक्स दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, the tax shall be charged on that portion or portions of total income of such AOP BOI which is relatable to the income of such member at such higher rates, and the balance of total income shall be taxed at maximum marginal rate। अब क्या देखो, इसके अंदर बड़ी क्लियर तरीके से बताया गया है कि सपोज मेरे 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर में से सारे के सारे मेंबर्स की इनकम जो है पर्सनल इनकम वो टैक्स पेबल इनकम से ज्यादा है, दैट मीन्स वो अपनी पर्सनल इनकम पर भी टैक्स के लिए लायबल हैं। तो ऐसे केस में रूल पहला तो क्या है कि भाई उनकी जो AOP या BOI है उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन उन पर्सन में कोई एक आधा पर्सन ऐसा भी निकल जाता है जो अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर MMR से भी ज्यादा हायर रेट पे टैक्स दे रहा है। तो ऐसे केस में बड़े अच्छे से क्लियर किया गया है कि भाई ऐसी इनकम के अंदर जो उसका AOP या BOI में शेयर होगा उस शेयर के ऊपर तो MMR से भी हायर रेट पर टैक्स लगेगा और बाकी की बची हुई बैलेंस इनकम के ऊपर MMR से टैक्स लगेगा। यानी सपोज मेरा एक पर्सन है जो 35% से टैक्स दे रहा है अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर, तो जो AOP या BOI में उसका शेयर है उस शेयर पे तो 35% से टैक्स लगेगा और जो बाकी लोग हैं उनके शेयर के ऊपर 30% से टैक्स लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये जो टैक्स का सिस्टम है AOP और BOI का वो समझ में आ गया होगा। अब अगली बात आती है कि अगर AOP या BOI टैक्स दे रही है तो ऐसे केस में जो उनका पर्सनल शेयर होगा टैक्स पे करने के बाद जो मेंबर को मिलेगा, तो ऐसे में उसके ऊपर कोई ना कोई एग्जम्पशन तो मिलनी चाहिए ना। चलो देखते हैं क्या एग्जम्पशन मिलती है। पहले क्या, इफ AOP/BOI इज टैक्स्ड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट or higher rate, the share of member shall not be included in his total income at all। भाई देखो, मैं AOP या BOI का मेंबर हूं और AOP और BOI की जो जिस रेट से टैक्स लगा है वो या तो 30% से लगा है यानी MMR से लगा है या फिर उससे भी ज्यादा हायर रेट से। जब मैं पहले ही एक बार उस पर इतना सारा टैक्स पे कर चुका हूं तो टैक्स पे करने के बाद जो मुझे AOP या BOI का शेयर मिलेगा उसके ऊपर अब मुझे कोई टैक्स नहीं देना। दैट मीन्स वो शेयर मेरी पर्सनल इनकम के अंदर अब नहीं जोड़ा जाएगा। ओके
अब अगली बात आती है, इफ नो टैक्स इज चार्जेबल ऑन द इनकम ऑफ एओपी और बीओआई। अब एओपी या बीओआई की इनकम इतनी है ही नहीं कि उसके ऊपर कोई टैक्स लगा हो, then the share of member shall be chargeable to the tax as a part of his total income and no rebate will be allowed। अब क्या है कि भाई ऐसे केस में जो एओपी या बीओआई में कोई टैक्स नहीं लगा और एलोकेशन ऑफ इनकम हो गया, एलोकेशन ऑफ इनकम होने के बाद ए के हिस्से भी कुछ इनकम आई, बी के हिस्से भी कुछ इनकम आई और सी के हिस्से भी कुछ इनकम आई, तो वो इनकम और उसके द्वारा कमाई गई पर्सनल इनकम दोनों को जोड़ के ए पे भी टैक्स लगेगा, बी पे भी टैक्स लगेगा और सी पे भी टैक्स लगेगा। यानी पर्सनल इनकम और एओपी का शेयर जो जिस एओपी पे टैक्स नहीं लगा है, तो उस इनकम में ए, बी और सी का कोई ना कोई तो शेयर होगा ना उनका, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर शेयर आता है, तो वो शेयर को उनकी पर्सनल इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उन पे नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाएगा और कोई अलग से इसकी रिबेट नहीं दी जाएगी। अब एक केस और आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, इफ टैक्स हैज बीन पेड बाय एओपी और बीओआई एट नॉर्मल रेट्स। कि भाई जब क्या होता है, आपको पता ही है कि जब मेंबर्स का इतने गरीब होते हैं या इतना कम वो पर्सनल इनकम कमाते हैं कि वो अपनी पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं दे रहे, तो ऐसे में आपने क्या सीखा था, ये सीखा था कि एओपी या बीआई को किस रेट से टैक्स करेंगे, नॉर्मल रेट से टैक्स करेंगे। अब क्या हुआ, एओपी और बीआई को नॉर्मल रेट से हमने टैक्स कर दिया, यानी 5, 20 और 30 के हिसाब से 5%, 20% और 30% के हिसाब से हमने एओपी या बीओआई को टैक्स कर दिया। इन दैट केस द इनकम शैल नॉट बी पेबल इन रिस्पेक्ट of that share although it shall form the part of total income of the member। अब देखो, जब हम एओपी या बीओआई पे एक बार टैक्स कर देते हैं, टैक्स नॉर्मल रेट से टैक्स कर देते हैं, तो उसके बाद का जो शेयर है वो उनकी पर्सनल इनकम में जुड़ेगा तो सही, लेकिन उसी के नाम की उतनी उसको रिबेट मिल जाएगी, यानी उस इनकम के ऊपर जितना टैक्स वो एओपी या बीओआई के शेयर के अंदर दे चुका है, उतना उसकी उस शेयर को अगर मैं उठा के उसकी इंडिविजुअल इनकम में जोड़ देता हूं, उसके बाद जो टैक्स बनता है उस टैक्स में से जो टैक्स एओपी या बीओआई पहले दे चुकी है उस में से उसको रिबेट मिल जाएगी और बाकी का बचा हुआ बैलेंस टैक्स उसको देना पड़ेगा। चलो अब क्या करते हैं, ये चीजें हमें थ्योरी के तौर पर तो समझ आ गई हैं, हम एक दो प्रैक्टिकल करते हैं जिनके जरिए हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या है, ए, बी एंड सी आर द मेंबर्स ऑफ एओपी, दे शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली। During the previous year, the income of AOP is 2,20,000 and the income of A, B, C is 40,000, 5,10,000 and 5,20,000 respectively. Compute the taxable income, taxable liability of AOP and ABC for the assessment year 2021। अब ये देखो क्या कुछ हो रहा है, एओपी और बीओआई की इनकम कितनी है, 2,20,000। इसके अलावा मेंबर्स की पर्सनल इनकम भी दे रखी है, एक की 40,000, बी की 5,10,000 और सी की 5,20,000। अब हमने क्या सीखा था कि भाई अगर ए, बी, सी में से कोई सा भी एक या दो लोग या तीन लोग अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए लायबल हैं, तो एओपी की इनकम के ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा, ये देखिए जी, एओपी की इनकम कितनी है, 2,20,000 और उसके ऊपर अब किस रेट से टैक्स लगेगा, यस मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी 30% टैक्स लगेगा और 2,20,000 का 30% कितना हो गया, 66,000 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा एओपी या बीओआई को। उसके अंदर मैं एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स 4% जोड़ देता हूं, तो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी आ गई वो कितनी आ गई, 68,640 रुपया। अब इसके बाद अगली बात आती है ए, बी और सी का शेयर। ए, बी और सी का शेयर उनकी पर्सनल इनकम कितनी है, 40,000, 5,10,000 और 5,20,000। अब चूंकि एओपी के ऊपर पहले ही मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लग चुका है, तो उनके पर्सनल शेयर के अंदर उसको नहीं जोड़ा जाएगा और जो उनकी पर्सनल इनकम है उनको नॉर्मल रेट से टैक्स कर दिया जाएगा और एओपी या बीओआई का शेयर इसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए नील, नील और नील। उनकी 40,000 की इनकम के ऊपर नो टैक्स, 5,10,000
बेसिक इनकम के ऊपर 14,500 का टैक्स और 4% एजुकेशन हेल्थ टैक्स यानी 15,080 रुपए। सेम ऐसे ही 5,20,000 के ऊपर 16,500 का नॉर्मल रेट से वही 5 और 20% वाले हिसाब से टैक्स और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यानी 17,160 रुपए का टैक्स लगा। तो अभी हमने ये कौन सा केस देखा? ये वो केस देखा जब मेंबर्स की अपनी पर्सनल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है। अब अगला केस देखते हैं। क्या केस है? An AOP has 3 members who share profit and losses equally. The profits of AOP as per profit and loss account is 3,90,000 after debiting the following expenses. अब क्या है कि अब इस केस में क्या है? The depreciation allowable is 50,000 only. Compute the taxable income of AOP if none of the member of AOP has a income exceeding the non-taxable limits. अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखना है कि उनकी अपनी पर्सनल इनकम्स जो है ना, वो पर्सनल इनकम्स कितनी है। अगर तो वो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको पता है एओपी पे किस रेट से टैक्स लगेगा? नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उनकी पर्सनल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो एओपी पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा। अब इस केस में क्या है? जो एओपी के मेंबर्स की पर्सनल इनकम है वो जो टैक्सेबल लिमिट है उससे कम है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लीजिए ये देखो, जो हमारे प्रॉफिट्स है वो कितने हैं? 3,90,000 के। जो भी हमने रेम्युनरेशन पे किए वो एड बैक हो जाएंगे, इंटरेस्ट टू द मेंबर्स पे किए वो एड बैक हो जाएंगे। अब देखिए डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन एसेट 60,000 का था, जबकि अलाउएबल डेप्रिसिएशन कितना था? 50,000 का था, यानी 10,000 का डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक हो जाएगा। तो रेम्युनरेशन टू द मेंबर एओपी का ऐड बैक कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक कर दिया और 10,000 का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया। कैसे किया? ये देखिए 3,90,000 के अंदर 1,42,000 मैंने ऐड बैक किया तो मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 5,32,000। अब 5,32,000 के ऊपर मेरा टैक्स कैसे लगेगा? यस, नॉर्मल रेट से। कैसे? पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, अगले 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500 और ऊपर के बचे हुए 32,000 पे 20% यानी 6400। तो 12,500 6400 कितना हो गया? 18,900 हो गया और 4% एजुकेशन सेस 756 जोड़ा तो 19,656 रुपए। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जब मेंबर्स की इनकम पर्सनल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम थी तो एओपी पर मैंने किस रेट से टैक्स लगाया? नॉर्मल रेट से टैक्स लगाया। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इस लेक्चर का लास्ट प्रैक्टिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जिसके अंदर मैं एओपी के मेंबर्स की एलोकेशन करूंगा। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे करते हैं ये देखिए जी। टोटल इनकम ऑफ एओपी इन विच ए बी सी आर द मेंबर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 वाज असेस्ड एज 16,000। भाई एक प्रॉफिट कितना दिखाया गया था? वो कितना दिखाया गया था? 16,000 का प्रॉफिट था। ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग थे 1:2 थे। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द असेसिंग ऑफिसर हैज मेड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट करी? सैलरी दी है 6,000 की और 4,000 की ए और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 7,000, 10,000 और 25,000 का ए बी और सी को। कमीशन दिया है 1,000, 3500 और 4500 का ए बी और सी को। बोनस दिया है 1,000, 1500 और 2500 का ए बी और सी को। अब ये सारे के सारे जो हैं ये पेमेंट्स करी हुई हैं और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है फर्म का वो कितना आ रहा है? 16,000 रुपए आ रहा है इस एओपी का प्रॉफिट। इसके अलावा सी ने एक काम और कर रखा है कि सी हैज बोरोड कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एओपी एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ 15,000 सेपरेटली टू द लेंडर। ये बात आप जानते हैं कि मैंने अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी एओपी में या किसी बीओआई के अंदर पैसा लगाने के लिए कहीं से पैसा उधार लिया है तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज मेरे लिए कटौती योग्य ब्याज है। तो ये वाला जो 15,000 का जो ब्याज है वो सी की पर्सनल इनकम के अंदर कटौती योग्य होगा। अब यहां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एलोकेट द इनकम अमंग्स द मेंबर्स। ये अब नया पार्ट है। अभी तक तो हम सिर्फ एओपी की इनकम को असेस करते आ रहे थे, अब उस इनकम को ए बी और सी के अंदर एलोकेट करेंगे। एलोकेट कैसे करेंगे? लुक एट दिस। ये देखिए जी
क्या किया, ए बी और सी की जो सैलरी थी 6,000 और 4,000 थी, सी की कुछ नहीं थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000, 10,000 और 25,000 था, कमीशन 1,000, 3500 और 4500 था, बोनस 1,000, 1500 और 2500 था। जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो जब मैंने शेयर ऑफ इनकम की बात की थी कि मेंबर के हिस्से में क्या जाएगा, तो वहां क्या कहा था कि भी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक बार हम ए बी और सी को जो दिया जाना है वो घटा देंगे और जो बचेगा उसको हम ए बी और सी में बांट देंगे और बांटने के बाद फिर ए को जो मिला, बी को जो मिला और सी को जो मिला वो जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसे क्या करते हैं, अब देखो जो ये सारा का सारा मिला 6, 7, 1, 1, 4, 10, 3, 1, 25, ये जो 25,000, 4500, 2500 ये सारा मिला, ये सारा कितना बना, ये बना सारा 66,000। अब 66,000 जो बना वो मैंने पे तो कर दिया, जबकि मेरा प्रॉफिट कितना था, वो 16,000 का था। ये बेसिकली मैंने अगर पे किया है तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब 66,000 में से 16,000 घटाने के बाद जो मेरा नेट लॉस बना वो कितना बना, 50,000 का लॉस बना। एओपी और बीआई के अंदर कितना लॉस बना मेरा, 50,000 का। अब इस 50,000 के लॉस को मैं ए बी और सी के अंदर किस रेशो में बांटूंगा, 1:2:2 के रेशो के अंदर बांट देता हूं। अब ये लॉस कितना हो गया, 10,000, 20,000 और 20,000। अब ये एक ही इनकम एओपी से और ये उसका लॉस, तो नेट कितना रहा, नेट आया उसके हाथ में 5,000 की इनकम। ऐसे ही बी को जो मिला 4, 10, 3500 और 1500 ये सारा बना 19,000 और जो उसका एओपी के अंदर लॉस का शेयर आया वो कितना था, 20,000। तो नेट लॉस ए का बन गया 1,000 रुपया। ऐसे ही सी के केस में जो 25,000, 4,000 और 4500 और 2500 मिला तो उसका जो पर्सनल कितना हो गया, वो हो गया 47,000, 25 और 7, 32,000। 32,000 में से 20,000 घटा दिया तो 12,000 उसकी इनकम बनी। अब 12,000 इनकम तो बनी, लेकिन अब मैंने क्या कहा था कि सी ने इस फर्म में पैसा लगाने के लिए कहीं और से पैसा उधार लिया था और उसको 15,000 रुपये वहां पर ब्याज पे करना पड़ा था। एओपी के अंदर तो उसको 12,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो जो ब्याज मेरा 15,000 का मैंने पे किया तो मेरे को जो सी को लॉस हुआ वो हुआ 3,000 का। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या सीखा, ए बी और सी को जब मैं उनके शेयर्स एलोकेट करता हूं, यानी ए को अगर सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, बोनस मिला तो उसको जोड़ दिया और बी को जो मिला, सी को जो मिला और उसके बाद जो एओपी या बीओआई को अगर लॉस हुआ तो उस लॉस का या प्रॉफिट का जो भी शेयर हुआ वो इनको दे दिया। तो ये तरीका है जिसके जरिए मैं एओपी या बीओआई के मेंबर्स को उनके शेयर्स एलोकेट कर सकता हूं। तो ये कुछ एक प्रैक्टिकल्स थे जो अलग अलग तरह के मैंने लिए ताकि आप समझ सकें कि एओपी और बीओआई की असेसमेंट कैसे करते हैं और उस असेसमेंट के अंदर अगर मेंबर्स की पर्सनल इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो एओपी या बीओआई पे किस रेट से टैक्स लगेगा, अगर उनकी पर्सनल इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल लिमिट से तो एओपी और बीओआई पे कैसे टैक्स लगेगा और मेंबर्स शेयर को किस तरीके से एलोकेट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को देखते हुए जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ एओपी और बीओआई। ये पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन है, जितना कुछ भी मैंने बताया विद एग्जाम्पल अगर आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखता हूं तो पहला ही क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्हाट इज मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई एंड व्हाट एग्जम्पशंस आर अवेलेबल फॉर द शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई। तो ये सारे की सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने पूरे लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस की, तो उसको सुन के बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इन असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं बुक्स की बात करता हूं तो वही साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है एच.सी. मल्होत्रा और डॉक्टर एस.पी. गोयल वाली, और एक और बुक है कल्याणी पब्लिकेशन की वी.पी. गौर, राजीव पुरी एंड पूजा गौर वाली बुक। तो जो भी आपके टीचर्स
आपको बुक रिकमेंड करूं तो आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं, या जो भी आपको बुक सूटेबल लगे उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। तो आपने मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।